गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने वीडियो में। और आज हम जो लेके आए हैं अपना एक टॉपिक, वो टॉपिक है आपका विधायिका का ही दूसरा जो पार्ट है। कल हमने आपको बताया कि हम पढ़ाएंगे, पहले कल विधायिका पढ़ाया था और आज पढ़ाएंगे उसी का भाग संसद यानी केंद्र सरकार की विधायिका। तो कल हमने एक स्ट्रक्चर बताया था कि विधायिका में संसद और विधानमंडल दो चीज़ें होती हैं। तो संसद केंद्र का नेतृत्व करती है और विधानमंडल राज्य का करती है। तो संसद में तीन हिस्से बताए थे, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। संसद में तीन हिस्से थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यानी तीनों को मिलकर के हमारा क्या बनता है, संसद। तो संसद का जिक्र 79 में किया गया अनुच्छेद में। राष्ट्रपति हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया 52 से लेकर के 62 तक में। फिर राज्यसभा आज हम पढ़ा रहे हैं और फिर पढ़ाएंगे लोकसभा। तो आज का जो टॉपिक है वो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो अब यहां पर देखते हैं, तो राज्यसभा में दो चीजें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, अधिकतम सीट कितनी है। तो अधिकतम सीट 250 है। 250 सीट होती हैं राज्यसभा में। उसमें भी दो प्रकार की हैं, 238 और 12। 238 सीट तो आती हैं आपकी राज्यों से और केंद्र शासित। आप कहेंगे कि आपने केंद्र शासित क्यों बोल दिया, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्यों का जो चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों से होता है। अब विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। तो दिल्ली और पुडुचेरी जो हैं केंद्र शासित राज्य हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 238 राज्य और केंद्र शासित राज्य से। केंद्र शासित में तो विधानसभा होती ही नहीं है, लेकिन दो राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहां समझ में आ गया। 238 के बाद हमारे पास कितने बच्चे, 12 सदस्य हमारे मनोनीत की जाते हैं। राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। अब उनके अलग अलग फील्ड होते हैं, वो साहित्य में, कला में, जो भी उत्कृष्ट क्षेत्र होता है उसमें से 12 लिए जाते हैं। इसका भी जिक्र हम कभी करेंगे। तो अब देखेंगे क्या हमारे संसद में, वो राज्यसभा में 285 सीटें हैं, ऐसा नहीं है। इस समय हमारे वर्तमान में 245 सीट हैं, जिसमें से 12 तो मनोनयन वाली हमें पता ही है। अब हमारे पास बची 233 सीट जो हमारी आई हैं वो किससे आई हैं, केंद्र सरकार और वो राज्य और केंद्र शासित राज्य से, जिसमें से एक शायद पुडुचेरी की है और 3 जो हैं दिल्ली से हैं। बाकी जो हैं सारे राज्यों से मिली हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब राज्यसभा का है, तो राज्यसभा में सांसद बैठते हैं यानी सदस्य हैं। तो उन सदस्यों का योग्यता क्या होनी चाहिए, यदि हम राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हर चीज़ की क्वालिफिकेशन मैंने बताई। राष्ट्रपति बनते हैं तो ये होनी चाहिए, योग्यता है, और उपराष्ट्रपति होंगे तो योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार से राज्यसभा का सांसद बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एक तो इनकी योग्यताएं सामान्य वाली तो आप रट लीजिएगा, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो पहले इसकी पहली योग्यता को भारत का नागरिक हो। तो ये वाली चीज़ तो आप सबके साथ जोड़ सकते हैं कि भारत का नागरिक हो। सीधी सी बात है कि विदेशियों को ये वो अधिकार प्राप्त नहीं है। इसकी योग्यताओं का जो विवरण है अनुच्छेद 84 में दिया गया है। अब अनुच्छेद का भी ध्यान रखो। अनुच्छेद हमने आपको भी इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अनुच्छेद पढ़ा दीजिए, तो मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद एक एक करके आप धीरे से कम 100 अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे, फिर उससे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज, और जहां हमने कहा था कि जहां अनुच्छेद की जिक्र होती है वहां हम आपको मेंशन कर देते हैं कि यहां पर इसको याद कर लो। तो 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ओके। अब यहां पर है कि वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब सुन लीजिएगा, ये हमने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा में सदस्य की निर्वाचित आयु होती है 25 वर्ष, राज्यसभा में होती है 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए होती है 35 वर्ष। तो ये हमने आपको बताया 30 वर्ष। लाभ के पद पर नहीं हो, तो यानी जो मंत्री और सदस्य जो मंत्री होते हैं वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, यानी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पागल, दिवालिया अथवा कोड़ी न हो, अर्थात इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद
संसद द्वारा, इसमें एक नई चीज और जोड़ी जाती है, एक अधिकार दे दिया गया, संसद द्वारा बनाए गए कोई अन्य कानून की पात्रता रखता हो। यदि संसद ने किसी राज्यसभा के सदस्य के लिए कोई क्राइटेरिया जो तैयार किया है, वो क्राइटेरिया तैयार उसको पात्रता पूरी करता हो। तो ये तो हो गई योग्य। तो इतनी योग्यताओं में अगर हम आते हैं तो राज्यसभा सांसद बनने में कोई तकलीफ नहीं है। अब आते हैं निर्वाचन। जो निर्वाचन सबसे पहले समझते हैं कि इनका निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। अब यहां समझ लेंगे कि जो कार्यकाल है इसका, सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और 6 साल में 2 साल, 2 साल और 2 साल, प्रत्येक 2 साल पे 1/3 रिटायर हो जाते हैं और अगले 1/3 रिटर्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां समझ लेंगे कि हमने कोई 8, 10 और 12 इसमें से चयन किए थे, 2008, 2010 और 2000, तो 2008 वाले 2012 में, वो 2014 में रिटायर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 10 वाले 16 में रिटायर हो जाएंगे। तो प्रत्येक 6 साल बाद रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन चुनाव प्रत्येक 2 साल बाद होता है, यानी हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं। तो ये वाली और इनका एक और, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष क्या होता है, ये ऐसे चुनाव जिसमें जनता सीधे प्रतिनिधित्व यानी वोटिंग नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ये चुने जाते हैं, यानी विधायक वोट डालेंगे, इसलिए इसको कहा गया है जनता के प्रतिनिधि उसमें वोट डालेंगे। तो ये बात हो गई। कार्यकाल हमने बता ही दिया, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया है, इसे उच्च सदन, विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। दूसरा, विशेषज्ञ सदन इसलिए होता है कि इसमें पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति जाते हैं। तीसरा सदन ये होता है, स्थायी सदन इसे कहते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, प्रत्येक 2 साल बाद नए आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो ये भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी कहते हैं। इसका अध्यक्ष सभापति होता है, जो सदैव उपराष्ट्रपति ही होता है। देखिए यहां पर हमारे पास सभी सांसद बैठे हैं राज्यसभा के सभी, तो इनको नेतृत्व करने वाला एक आदमी होना चाहिए। तो एक नेतृत्व करने वाला जो आदमी है उसे हम सभापति कहते हैं, चेयरमैन। तो ये जो सभापति जो बनता है वो सदैव उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो हमने उपराष्ट्रपति में आपको पढ़ाया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब यहां पर 2 चीज हैं कि पहली पूछने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस पद के लिए मिलता है। तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। लेकिन शर्त इसमें एक और लागू है कि यदि किसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी चले गए, यानी राष्ट्रपति जी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लिया है, तो वो सभापति नहीं रहेंगे, फिर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे और उनको वेतन भत्ते और जितना भी जो भी मिलता है वो सब किसका मिलेगा, राष्ट्रपति महोदय का। तो जरा देखते हैं, सभापति कभी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पद है जो व्यक्ति उसी सदन का अध्यक्ष नहीं, वो सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। इसका मतलब आप समझिए कि राज्यसभा का जो सभापति है वो कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, वरना ऐसा होता है कि जो भी जिसका अध्यक्ष होता है वो उसी में से एक सदस्य होता है, लेकिन सभापति एक ऐसा है कि जो उसका सदस्य नहीं होता है। इसीलिए ये इसका नेतृत्व तो करता है लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है। और हमने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तब ये बात बताई भी थी कि अगर वोट 50% कभी डिवाइड हो जाएं तो ये निर्णायक वोट डालने का अधिकारी होता है, वह अपना निर्णय दे सकता है। तो इस समझ में आ गई। एक और पॉइंट है, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन जाए, ये हमने अभी जिक्र किया, उपराष्ट्रपति यानी सभापति जी अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह सभापति का काम, तो उपसभापति इसका काम करेगा। हाँ, इसमें एक और पद होता है उपसभापति,
यानी राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गया, उपसभापति और निकलता है, तो उपसभापति हमेशा इसी सदन का वो सदस्य होता है, इन्हीं में से चुना जाता है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि जब सभापति न हो तब उसकी अध्यक्षता करेगा। उपराष्ट्रपति का वेतन हमेशा सभापति का मिलता है, ये हमने आपको जिक्र कर दिया। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो सभापति के पद का मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद का नहीं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अभी हमने आपको जिक्र कर दिया, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य चुने जाते हैं। हाँ, इसमें एक और था, दिल्ली और पुडुचेरी के भी सदस्य चुने जाते हैं चूंकि विधानसभा सदस्य होती है। अभी हमने जिक्र किया था कि केंद्र शासित में इसमें राज्य क्यों शामिल होते हैं, वो इसीलिए शामिल होते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है। अगला देखते हैं, विधानसभा के सदस्य, हाँ, इनका चयन कौन करता है, तो अभी हमने जिक्र किया कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चयन किया जाता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और ये इसमें जो भाग लेते हैं वो विधानसभा के सदस्य लेते हैं। आगे, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन कभी भी क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होता। जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य की जनता के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, और ये जनसंख्या का आधार होगा 1971 की जनगणना के अनुसार, न कि 2011 के अनुसार। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आकस्मिक मृत्यु पर कभी भी चुनाव हो सकता है। ये हमने अभी जिक्र किया था, प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है। लेकिन यदि कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, किसी राज्यसभा का मान लीजिए आकस्मिक निधन हो जाए या कोई रिक्त पद हो जाए, तो क्या किया जाएगा, तो उसकी कभी भी चुनाव किया जा सकता है। राज्यसभा का संचालन सभापति करता है, ये हमने बता दिया, सभापति है, चेयरमैन है, तो उसका सदस्य करेगा। राज्यसभा में कुछ विशेषताएं, बातें हैं, वो भी आप समझने की बात करेंगे। अनुच्छेद, अधिकार जो प्राप्त हैं, शक्तियां वो क्या है। अनुच्छेद 249, इसको समझिएगा। राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है। हमने आपको सूचियां पढ़ाई थी, उसमें पढ़ाया था 7वीं सूची में राज्य सूची, वो केंद्र सूची, राज्य, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य को बनाने का अधिकार होता है, और समवर्ती में दोनों को बनाने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर एक 249 में ये जिक्र है कि यदि कोई ऐसा विषय है जो विषय तो राज्य सूची का है, लेकिन अगर वो राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है तो उसे राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है तो उसे केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन उस विषय के लिए भी जरूरी है कि यदि वह 2/3 बहुमत से, अगर ऐसा वो प्रस्ताव आता है, वो 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाता है और फिर लोकसभा से पारित हो जाता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार उसको मिल जाता है। अब जरा देखते हैं, एक और अनुच्छेद आता है 312। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत की सेवाएं बताएंगी। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं, IAS, IPS और IFS। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का इंडियन पुलिस सर्विस और IFS का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर गलती कर जाते हैं। ये हमने लिखा है फॉरेस्ट, फिर से सुन लीजिएगा, फॉरेस्ट, ये गलती से नहीं लिखा है। आप लोगों की नज़र में है फॉरेन जो शब्द होती है विदेशी, यहाँ पर विदेशी नहीं है। हमने लिखा है कि भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों सर्विसेज हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित सेवा में से कौन सी सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन सी है, हमारी IFS, वो विदेश सेवा वाला नहीं है, ये वाला है इंडियन फॉरेस्ट वाला। यदि किसी को अखिल भारतीय सेवा में घोषित करना हो, यह भी समझ लीजिएगा, यदि कोई सेवा को अखिल भारतीय सेवा में अगर घोषित करना है तो क्या करना होगा, तो राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, तभी उसे अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति कहो यहां पर कहो या सभापति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश होता है। फिर से सुनिएगा,
सभापति कहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश होता है और उसके बाद वो लोकसभा में जाता है। लेकिन फिर से याद रखो, राष्ट्रपति का जो हटाने का महाभियोग प्रक्रिया है वो चाहे लोकसभा में या पहले आ जाए या राज्यसभा में पहले आ जाए, दोनों जगह से पारित होता है। एक इसके पास एक विशेष शक्ति और होती है, वो होती है धन विधेयक। धन विधेयक, फिर से गौर से सुनो, धन विधेयक सदैव लोकसभा में आता है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, राज्यसभा। कंफ्यूज कतई मत हो। हाँ बिल्कुल, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है, लेकिन जब लोकसभा से पेश होने के बाद जब राज्यसभा में आता है तो उसकी एक शर्त है कि या तो 14 दिन में आप उसे पारित कर दो, और अगर 14 दिन में आपने पारित नहीं किया तो स्वतः पारित माना जाएगा। आप समझ लीजिएगा, अगर कोई बिल लोकसभा से आया है और धन विधेयक से संबंधित है तो उसे आपको पारित करना अनिवार्य है, और अगर नहीं आपने पारित किया तो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। आगे इसमें 12 सदस्य हमने आपको बताए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान के लिए होता है। यदि आपने कोई विशेष उत्कृष्ट योगदान किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर को जो बनाया गया है वो उत्कृष्ट योगदान खेल के क्षेत्र में उन्हें बनाया गया है। अब इसमें एक और चीज होती है कि इसके जो वोटिंग प्रक्रिया कैसे होती है, तो हम आपको बताते हैं एक थोड़ा सा तरीका। जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें 403 हैं और उसकी सीटें हैं 31 राज्यसभा की। राज्यसभा की 31 सीट हैं, इसका 1/3 मतलब होता है 10। ठीक, 10 राज्यसभा जाते हैं, 2 बार 11 जाते हैं, एक बार 11 फिर 10 फिर 10, ये मान लो तो 10 आ गए, 1/3 हो गया। हमने कहा 1/3 का चयनित होगा। अगर 2020 में 10 बहुमत 10 राज्यसभा सदस्य जाएंगे यूपी से तो उनको वोट पड़ते हैं, तो वोट कैसे मिलेगा अभी चर्चा में रहा भी होगा आपको, मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है कि 403, फिर से समझिएगा, 403 सदस्य में आप लगाएंगे 10 + 1 का भाग, तो निकल के आ जाएगा 36.66। इसका मतलब है जितने सदस्य हैं उससे एक अधिक का भाग लग जाता है, तो कितना बन गया 36, लगभग ये कितना हो गया 37। तो ये राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 वोट होना अनिवार्य है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसे जानने के लिए आपको ये सारी चीजें बता दी, और हमने कोशिश करी है कि राज्यसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको सारे बता दिए। एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अधिकतम सीट, न्यूनतम सीट, योग्यता और निर्वाचन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सदन, उच्च सदन, निम्न सदन और सभापति से संबंधित पॉइंट, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा का और राज्यसभा की सीटों का आवंटन का आधार, और अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, और इससे संबंधित जो भी हमने पॉइंट आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहेंगे, और जब भी आप देखेंगे लाइक, कमेंट और शेयर वाला इसने भेजते रहिएगा। हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।